जिंदगी में ऐसा कौन है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। और तरह तरह के बहुत सी क्रीम आती है, पाउडर आते हैं और आजकल कुछ सर्जरी भी आने लगी है। और जब भी खूबसूरती की बात होती है तो बॉलीवुड के गानों की यदि लिस्ट उठाएं तो बहुत सारे गाने। अच्छा, जब भी हम नेचुरल ब्यूटी की सबसे पहले अक्सर बात होती है कि हम जैसा हैं वैसा एक्सेप्ट करें, फिर एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक इसकी क्यों आवश्यकता है? देखिए, नेचुरली तो हम बहुत सुंदर हैं बचपन से, बट आज एक कोई 65-60 साल का कोई बुजुर्ग है, वो चाहे ये सब चीजें करना कर सकता है, वो यंग दिख सकता है, 20-30 का दिख सकता है। यदि हम बॉलीवुड में भी देखें, और बहुत से लोग हैं जो आज काफी उम्र में भी मतलब यंग दिख रहे हैं, चाहे अक्षय कुमार हो या अनिल कपूर हो, तो इन्होंने वो चीजें नहीं करी, लेकिन वो फिटनेस और उसको भी लेकर चल रहे हैं तो भी यंग दिख रहे हैं, राइट? तो इससे आप कितना इत्तेफाक है? देखिए, ऐसा आपको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके। जिंदगी में ऐसा कौन है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता? भाई हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर लगूं, हैंडसम लगूं, और तरह तरह के बहुत सी क्रीम आती है, पाउडर आते हैं और आजकल कुछ सर्जरी भी आने लग गई है, आप सबको मालूम होगा। और जब भी खूबसूरती की बात होती है तो बॉलीवुड के गानों की यदि लिस्ट उठाएं तो बहुत सारे गाने। मतलब एक बड़ा गाना मुझे याद आ रहा है, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता रोक फिल्म का। लेकिन खूबसूरत दिखने के लिए जो तमाम तरह के हथकंडे होते हैं या जो लोग करना चाहते हैं, वो कितने जेन्युइन हैं, कितने सही हैं, कितने आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, ये तमाम बातचीत आज के इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एनएफए डिजिटल, मेरा नाम है आरजे पुनीत, आप सबका वेलकम है पुनीत का पॉडकास्ट में। और इसी फील्ड से रिलेटेड हमारे लखनऊ की जानी मानी डॉक्टर टीना सिंह, जो कि एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, उनको आज हमने स्टूडियो में बुलाया है। वो आ चुकी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम है आपका पुनीत का पॉडकास्ट में। थैंक यू पुनीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड सबसे पहले तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? नेचुरल ब्यूटी या फिर आपकी जो कला है वो? थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी, जेनेटिकली आई एम ब्लेस्ड, अरे और वाह। ऑब्वियसली थोड़ी सी कला, बिकॉज नेचुरल ब्यूटी को भी प्रिजर्व करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। जरूरी है मेंटेन करना, हाँ बिकॉज जी। इस मौके पर ऋतिक रोशन की इसलिए याद आ रही है क्योंकि एक बार किसी ने पूछा था कि अरे यार आप बड़े हैंडसम है और ये है वो है करके, बोले इसमें मेरा क्या है, पेरेंट्स का दिया हुआ है, हाँ लेकिन मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ, Obviously, ये मेरा maintenance is इसमें important. मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो फील्ड है एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक वाली, तो कैसे शुरुआत हुई, और थोड़ा सा आपकी जर्नी जानना चाहूंगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लखनऊ से हैं मैं या? लखनऊ से ही हूँ, और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 10 इयर्स बैक, Okay. जब सॉरी आई गेस 12-13 इयर्स बैक, जब मुझे लगा, बेसिकली पहले मैंने ऐसा इतना नहीं सोचा था कि इस लेवल तक भी मैं जाऊंगी। इनिशियली ये सिर्फ इसलिए था कि मैं शायद अपने जैसे कुछ लोगों को हेल्प कर पाऊंगी जो बस अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, दैट्स इट। बट शायद ये डेस्टिनी थी मेरी कि मैं यहाँ तक आई। मैं खुद के साथ साथ और बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव कर पाई हूँ, लोगों को अच्छा और सुंदर बना पाई हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। अच्छा, जब भी हम नेचुरल ब्यूटी की सबसे पहले अक्सर बात होती है कि हम जैसा हैं वैसा एक्सेप्ट करें, फिर एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, नेचुरली तो हम बहुत सुंदर हैं बचपन से, बट कोई भी चीज को हमें प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। नेचुरल तो जैसे हम बचपन में होते हैं वैसी हमारी 20 इयर्स पे होने पे स्किन नहीं होती, 30 इयर्स पे होने पे नहीं होती। अब क्या है ना, दिस प्रोग्रेशन इज नॉट नेचुरल, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट है। जैसे एनवायरमेंट में हम रहते हैं, जैसा खाना हम खाते हैं, तो वो नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है। सारी चीजें अननेचुरल वे में होने लगी हैं। सपोज जो पहाड़ों में एक बच्चा रहता है तो वो शायद 35-40 इयर्स तक भी उसकी बेबी स्किन हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन कम है, खाना शायद प्योर है और पानी प्योर है। बट वही सेम बच्चा अगर मेट्रो सिटी में रहता है और तो वहां पे पॉल्यूशन इतना है, प्रिजर्व फूड है, तो उन दोनों की स्किन में और ओवरऑल हेल्थ में बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो हमारे लिए नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो गई ना। Okay. किसी एक एरिया में कुछ और थी, कहीं और कुछ और है। तो उस नेचुरल को हमें प्रिजर्व करना है बाय फूड और बाय अदर प्रोसीजर्स या होम केयर, जो भी हम अवॉइड कर सकते हैं या जो कुछ भी इजीली कर सकते हैं उसके थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा यदि उस टाइम में बात करूं कि लोग कहते हैं कि ठीक है जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट फिर भी क्यों लगा आपको कि हमें, मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वो लगे, आज एक कोई 65-60 साल का कोई बुजुर्ग हो, वो चाहे ये सब चीजें करना कर सकता है, वो यंग दिख सकता है, 20-30 का दिख सकता है?
20-30 का तो शायद या नहीं 40? देख पाए, बट 60-65 ईयर के लोगों को शायद आपने देखा नहीं है। बहुत से लोग हैं हम अभी सेलिब्रिटीज जिनको हम बोलते right. हैं। तो अगर आपने अच्छे से प्रिजर्व किया है, आप क्लीन खाना खाते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और ऑब्वियसली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के साथ आप डेफिनेटली 30 इयर्स के दिख सकते हैं। बट टोटली योर चॉइस, और 65 इयर्स का दिखने में भी कोई बुराई नहीं है। बट एक टाइम वो होता था जब 50 इयर्स की महिलाएं बहुत एज्ड दिखती थी, और आज वो टाइम है जब 52 ईयर की शिल्पा शेट्टी बहुत यंग दिखती है। तो जो आपको अच्छा दिख रहा है अपनी आंखों से देखने में, तो उसको सिर्फ ये बोलना कि हम वो नहीं अचीव कर सकते तो गलत बात हो जाएगी ना। हम सब भगवान का दिया हुआ क्रिएशन है, तो व्हाई नॉट। भगवान ने इतनी खूबसूरत चीज बनाई है, उसको डेफिनेटली हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अच्छा, एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक की जहाँ हम बात करते हैं, तो कई बार होता है कि लोग जो सर्जरी होती हैं, राइट, तो किस तरीके से इसको देखा जाता है, या किस तरीके के केसेस, या आपके पास किस तरीके के पेशेंट हम कह सकते हैं या लोग आते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पेशेंट्स होते हैं जो यंग एज में आते हैं, उनको बेसिकली एक्ने की प्रॉब्लम होती है, या डल स्किन है, या बॉडी हेयर बहुत ज्यादा है, लाइक हैंड्स पे, आर्मपिट में, तो उन्हें वो या तो हेयर रिडक्शन चाहिए होता है, या स्कैल्प हेयर जो लूज होने लगे हैं, हेयर थिनिंग होने लगी है, उसके लिए वो चाहते हैं हेयर ग्रो हो, हेयर अच्छे दिखें। और फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, क्लियर स्किन। और सेकेंडली जो बहुत पॉपुलर है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सबको गोरा होना है। और उसके बाद आता है एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स। तो हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, बट एक ओवरऑल अगर देखें तो सबको बस एक अच्छा लुक चाहिए, जो कुछ मतलब जो जैसे वो हैं उससे कुछ बेटर स्टैंडर्ड वाला लुक चाहिए, जो एक पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड बन गए हैं ब्यूटी के, सिमिलर टू दैट। ओके, कई बार जब हम इसकी बात करते हैं, यदि हम बॉलीवुड में भी देखें, बहुत से लोग हैं जो आज काफी उम्र में भी मतलब यंग दिख रहे हैं, चाहे अक्षय कुमार हो या अनिल कपूर हो, तो इन्होंने वो चीजें नहीं करी, लेकिन वो फिटनेस और उसको भी लेकर चल रहे हैं, तो भी यंग दिख रहे हैं, राइट? तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा आपको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके, फिटनेस तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, क्लीन खाना, बेटर एनवायरनमेंट और पॉजिटिव माइंडसेट, ये तो प्री रिक्विजिट है ही। उसके अलावा इन सब ने थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लिए हैं। बेसिकली आप अगर सपोज आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप प्री वर्कआउट ड्रिंक या प्रोटीन कुछ ऐसे अलग से लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एस्थेटिक थिंग। आप मत लो, पर आप ले रहे हो ना, क्यों? सॉरी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ आप मसल को जो लूज कर रहे हो, उसको आपको बॉन्ड्स को रिपेयर करना है। यही तो पर्पस होता है ना प्री वर्कआउट ड्रिंक का, कि आपका एक सर्टेन एनर्जी लेवल बना रहे, जो एक्सरसाइज करने में आपके मसल के फाइबर्स जो ब्रेक हो रहे हैं, या कुछ वो एग्जैक्टली मुझे आई डोंट नो द टर्म, तो उसको रिपेयर करने के लिए वो भी एक एस्थेटिक प्रोसीजर है। बट आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा जिम करते हैं या बहुत ज्यादा वेट लूज करते हैं, उनकी स्किन बहुत सैगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप फैट रिड्यूस कर देते हो, सिर्फ मसल मास बचता है। फेस पे जो हमारे हैं सिर्फ मसल्स नहीं हैं, फैट पैड्स भी हैं, तो वो फैट पैड हमें रिस्टोर करने पड़ते हैं। अगर उन फैट पैड को आप रिमूव कर दोगे तो आपके स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर सैगी हो जाएगा, वो ऑब्वियसली किसी को नहीं चाहिए। और ये जिन सेलिब्रिटीज की आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ जिम और सिर्फ एक्सरसाइज से वो मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है। इट जस्ट कि उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, अच्छा, अभी रिसेंटली बड़ा एक केस चल रहा है उर्फी जावेद का, जिस तरीके से वो कॉस्मेटिक और चेहरे पे चेंजेस कराए हैं, राखी सावंत को हम देखते हैं, वो एग्जैक्टली समझ में आ जाता है। वो कितना सही था? कुछ के उनके साथ कुछ उनके साइड इफेक्ट भी हुए, उस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, अगर बात करते हैं उर्फी जावेद की, तो उसने शायद, मैंने उसका कहीं पढ़ा था कि 19 इयर्स की एज में उसने फिलर्स लेना शुरू किया था, अपने लिप्स को एनहांस करने के लिए, और जो ये नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, मैरिनेट लाइंस होती हैं, इनको प्लेन करने के लिए, लाइक जो नेचुरली एक लाफ लाइन होती है ना हमारे फेस पे, उसको उसने बोला कि उसको फ्लैट चाहिए, तो उसने 19 इयर्स की एज से फिलर्स लेना स्टार्ट किया। बट क्या हुआ कि समहाउ नाउ हर एज इज 25-26 आई गेस। तो अब क्या होता है ना, जब आप फिलर्स का एक अपना शेल्फ लाइफ होता है, लाइक 1 to 2 years उसका लाइफ होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, आपको रिपीट करना पड़ता है इफ यू वांट। तो जब आप रिपीटेशन में कोई वॉल्यूम एनहांसमेंट वाली चीजें डालते रहते हो, सपोज आपके पिलो है, पिलो के अंदर आप कॉटन डालते जा रहे हो हर साल, तो आप थोड़ी कम हो रही है, आप थोड़ी हर बार डालते जा रहे हो, तो क्या होगा ना, एक सर्टेन टाइम के बाद वो थोड़ा डी शेप दिखने लगेगा। तो आपको क्या चाहिए होगा उस वक्त कि आप वो पहले पूरा निकालें पुराना वाला, फिर नया शुरू करें।
तो ट्रीटमेंट कहीं गलत हुआ उनके साथ? नहीं, ऐसा गलत नहीं हुआ, बट जो पुराने फिलर्स थे उनको रिमूव करके एक नेचुरल लुक बनाना, क्योंकि ईयर वाइज भी तो ट्रेंड शिफ्ट होता है ना। कभी ट्रेंड होता है हाई चीक्स का, कभी बड़े लिप्स का, फिर ट्रेंड आ जाता है स्मॉल लिप्स का, नेचुरल चीजों का। अभी जो आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में जो ट्रेंड चल रहा है ब्यूटी इंडस्ट्री में, दैट इज नेचुरल लुक। तो मे बी वो पहले ज्यादा हाईलाइट कराया हुआ था, अब उसको लगता है कि उसको नेचुरल वे में करें। तो नेचुरल वे में करने के लिए पुराने वाले को पहले पूरा रिमूव करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट क्लीन स्लेट, फिर आप उसको एनहांस अच्छा, जब इन लोगों को देखते हैं या राखी सावंत या इन लोगों को देखकर, मतलब अब जिस तरीके से कॉस्मेटिक है उन्होंने चीजें की हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ये तो कई मतलब सॉरी टू से, मतलब क्या भद्दी दिख रही है इसमें, तो क्या ही नेचुरल लग रहा है। तो इनके स्ट्रक्चर बिगड़ गए क्या, मतलब कैसा? देखिए, इसमें भी अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट ये है कि जैसे क्या होता है ना कि जिन लोगों को हम सेलिब्रिटीज को स्पेशली देखते हैं, जैसे मैं सॉरी आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, जैसे हमने अनुष्का शर्मा को देखा था पीके मूवी में, वो लिप्स बहुत हाईलाइटेड थे। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने गलत किया है, दे जस्ट वांटेड इट फॉर पब्लिसिटी। ओके, मतलब जैसे बोलते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है। आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लोग उस चीज को हाईलाइट करते हैं। जैसे कुछ लोग फटे कपड़े पहन के घूमे, तो क्या होगा, जो उसका मूड नहीं भी हो रहा होगा ना, वो भी देखेगा। क्यों? क्योंकि वो वियर्ड दिख रहा है। तो इसमें डॉक्टर की कतई भी कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है। ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। किसी को एकदम नेचुरल लुक पसंद होता है, किसी को वो एक्स्ट्रा एनहांस्ड लुक पसंद होता है। जैसे कि आपने बहुत सी गर्ल्स को देखा होगा, कुछ डिफरेंट कलर के हेयर करा लिए हैं, किसी ने रेड करा लिए, ऑरेंज करा लिए। और मैंने अभी रिसेंटली में एक गर्ल से मिली जिसके ब्लू हेयर थे। अच्छा, वो ऐसे दूर से जाता हुआ इंसान दिखेगा ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि सैलून वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया उसके साथ। दैट्स हर चॉइस। लोग चॉइस से ऐसे बनते हैं, तो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। ये प्रोसीजर्स कंप्लीटली सेफ होते हैं। ये टोटली पेशेंट की चॉइस होती है कि उसको कैसे लुक्स चाहिए। कई बार डॉक्टर वो चीजें नहीं करना चाहते हैं, आपको बता देते हैं कि ये ऐसा दिखेगा या आउटलुक इसका ऐसा होगा, बट लोगों को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट दुनिया से दिखने वाले लुक्स चाहिए होते हैं। अच्छा, इसमें साइड इफेक्ट्स कितने हैं? देखिए, हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वेयर यू हैव टू स्टॉप। अभी आप किसी भी चीज को बहुत एक्सेस में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते आप पानी पीते जाएं। अभी लास्ट ईयर एक केस हुआ था जिसमें वाटर टॉक्सिसिटी हो गई थी किसी पर्सन को, उसने बहुत सारा पानी पी लिया था उसके बाद। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कोई पानी पीने से मर गया, बट ऐसा होता है। तो इसीलिए फिलर्स हैं या बोटॉक्स है, थ्रेड्स है, ये सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कितना लुक नेचुरल है। अगेन, जो लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स चाहिए जो स्टैंड आउट करे क्राउड से, तो वो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कहते हैं कि ये जो शरीर है या जो संरचना है वो भगवान का क्रिएशन है। उस क्रिएशन के साथ आपने अपनी क्रिएटिविटी और क्रिएशन दिखाया, तो आपको कहीं डर नहीं लगा? देखिए, हमने भगवान की बनाई हुई क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी बिगाड़ने की कोशिश नहीं की है। हमने उसे प्रिजर्व करने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नेचुरल जो लुकिंग वाला स्टैंडर्ड है आज के टाइम पे, हम उसे फॉलो कर रहे हैं कि चीजें नेचुरल दिखें। जब आपकी चीजें स्किन या बेसिक फीचर्स जो हैं, हम उन्हें नेचुरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अननेचुरल तो वो हुआ ना कि जो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, आपके नेचुरली लिप्स थिन थे तो आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो डक लिप्स चाहिए। आप कह रहे हैं तो हम कर देंगे, बट पॉइंट इज कि हम चाहते हैं कि एक नेचुरल लुक जो आप पर्टिकुलर एज 20-25 में जो आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट वर्जन है, हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम जहाँ ब्यूटी की बात कर रहे हैं, बहुत चलते हैं अपने हिंदुस्तान में दादी माँ के नुस्खे, नानी के, उनमें आप कितना बिलीव करते हैं? देखिए, क्या है कि हो सकता है कि वो सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। जैसे कि पहले लोग हल्दी, दही, बेसन इस टाइप का कुछ कॉकटेल बना के यूज करते थे, बट अभी आज के टाइम में एक तो हल्दी प्योर नहीं है, दही भी शायद प्रिजर्व्ड है, तो वो मतलब जो कॉकटेल कॉन्कॉक्शन बन रहा था ना, वही चेंज हो गया ना, उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। पहले वो शायद नेचुरल था तो ज्यादा इफेक्टिव था। अभी क्या है ना कि हम आज के टाइम में हमारी स्किन बहुत सारी चीजों के लिए सेंसिटिव है। पहले आपने कभी शायद ही सुना होगा कि किसी की स्किन सेंसिटिव है। आजकल आप हर दूसरे इंसान की सुनेंगे ना कि उसकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, सूखी है, मतलब अलग अलग तरह की। ये आप आजकल सुनेंगे, पर पहले शायद ही आपने कभी सुना होगा कि किसी की स्किन सेंसिटिव है या मुझे इस चीज से एलर्जी होती है, मुझे उस चीज से होती है, क्योंकि पहले चीजें प्योर थी। तो जो दादी नानी के नुस्खे थे वो डेफिनेटली बढ़िया थे, बट हमें वो प्योर चीजें भी तो नहीं मिल रही है ना, और प्लस हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी अपने लेवल पे काम कर रही है। अच्छा, एक और मुद्दा है इस चीज को लेकर जो शेफाली जरीवाला के साथ हुआ।
आप उससे कितना रिलेट करते हैं, क्या हुआ, क्या उसमें भी कॉस्मेटिक या इन सब चीजों का कहीं कुछ रिलेवेंट था? देखिए जब शेफाली जरीवाला की डेथ हुई, बहुत एक तो सैड पार्ट था वो जी। डेफिनेटली। और उसके बाद सुनने में आया कि उसने कुछ ग्लूटाथियोन आईवी ड्रिप लिया था। इवन मेरे पेशेंट्स के भी बहुत क्वेश्चंस थे मुझसे, जो लोग ऑलरेडी आईवी ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है, डेथ हो जाती है। बट अगर आपने उसका डीपली पढ़ा हो तो ये था कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, वो फास्ट पे थी, और उसके बाद उन्होंने आईवी ड्रिप लिया तो उनका सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप ये हुआ। क्या होता है आईवी ड्रिप, क्यों लिया जाता है, किस वजह से? आईवी ड्रिप जो ग्लूटाथियोन ड्रिप होता है, ग्लूटाथियोन एक कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है जो स्किन वाइटनिंग करता है। अच्छा। स्किन वाइटनिंग करना, और ओवरऑल बेसिकली वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। अच्छा। आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, लिवर फंक्शनिंग को बेटर करता है, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट होता है जैसे ही आपकी लिवर फंक्शनिंग बेटर होती है, स्किन अच्छी दिखने लगती है, हेयर अच्छे दिखते हैं। अच्छा। तो ये इफेक्ट होता है। और लोग इसे रेगुलरली इसीलिए लेते हैं कि जिनका मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको चाहिए बॉडी में, अच्छी स्किन के लिए, अच्छी बॉडी के लिए। उनके केस में क्या हुआ कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, बीपी ऑलरेडी लो था। उन्होंने जैसे ये आईवी ड्रिप लिया, आईवी जैसे हॉस्पिटल में यहाँ से आईवी जो लगता है वो होता है आईवी, वो उन्होंने लिया। उसके बाद सडनली उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। आईवी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली। नॉर्मल सलाइन में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूटाथियोन, मल्टीविटामिन और डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स, वो डाल के हम वो इन्फ्यूज कराते हैं बॉडी में। तो क्या हुआ कि जैसे ही आप सडनली एक लो फेज पे थे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में डाल दिए, तो सडनली हार्ट को सिग्नल मिला कि देयर इज खतरा। ब्रेन ने सिग्नल दिया कि अभी हम तो आराम से बैठे हुए थे और ये कुछ बाहर से आया है, ये खतरा है हमारे लिए। तो हार्ट रेट और स्लो हो गया, जिस वजह से उनको ट्रैकिकार्डिया जो टर्म होता है वो हो गया, और हार्ट रेट ड्रॉप हुआ, सडनली ऐसा हो गया। ऑब्वियसली उसको खुद भी नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमने ब्यूटी की बात की, और आपका जो प्रोफेशन है, स्पेशलाइजेशन है, स्पेशली बालों को लेकर भी है, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर भी है। कम उम्र में बालों का झड़ना, खूबसूरती का खराब होना, तो वो भी आप एक लोगों की जिंदगी में खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो कैसे ये चार चांद और चार बाल लगाए जाते हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए, कितना किफायती है, कितना ये ट्रीटमेंट आज की डेट में सही है? हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ मैं डेफिनेटली, और आपके ही बहुत सारे नॉन लोगों का भी किया हुआ है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है, प्रोवाइडेड कि आप सही जगह से करा रहे हैं और जिस सर्जन से आप करा रहे हैं उसको इसका प्रॉपर नॉलेज है, और ऑब्वियसली वो आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करें पहले से, और आप अवेयर हों, और आप अपने से जुड़ी सारी जानकारी पहले से दें। जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ डिजीज है, हेल्थ इशू है, आपको कुछ भी हेल्थ कंडीशन है, तो वो सारी बातें आपको पहले से बतानी पड़ेंगी। बीपी शुगर ये सब यदि है तो बताना पड़ता है। ऑब्वियसली सारी बातें बतानी पड़ेंगी। बेसिक ब्लड वर्क भी हम कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जिसमें आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ओवरऑल ब्लड सेल का काउंट, ये सारी चीजें, या दूसरे इन्फेक्शन के लिए वायरल मार्कर्स, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, नॉर्मल आता है, along with that शुगर एंड बीपी टेस्ट, ये सारी चीजें नॉर्मल आती हैं, तब हम प्रोसीड करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है, मतलब वो चुभता है, दर्द होता है, कहाँ से, जैसे बालों का कैसे वो चेंजेस किए जाते हैं? देखिए मोटा मोटा ऐसे समझिए, हेयर ट्रांसप्लांट में आपके ही बालों को यूज करते हैं। जो आज के टाइम में एडवांस टेक्निक हम यूज करते हैं उसे FUE टेक्निक बोलते हैं। उसमें सिंगल हेयर यूनिट को उठाते हैं और सिंगल हेयर यूनिट को लगाते हैं। इट जस्ट लाइक कि आपने कहीं से एक छोटा पौधा उठाया और एक कहीं दूसरी जगह उसको इम्प्लांट कर दिया। हमारे सर के पीछे एक पट्टी होती है, उस एरिया के हेयर को ही हम लेते हैं। फिर आगे के एरिया में जिस जगह पे हमें वो ट्रांसप्लांट चाहिए, वहां पे छोटे छोटे टाइनी होल्स बनाते हैं और फिर उसमें उन सिंगल यूनिट को ट्रांसप्लांट। तो फिर ये नेचुरल ग्रोथ होती है या इसका साल दर साल या 6 महीने 3 महीने में कुछ इसका खाद पानी बीज इसमें देना पड़ता है? देखिए डेफिनेटली, जैसे आप छोटा पौधा लगा रहे हैं, खाद पानी बीज सब देना पड़ता है। बीज तो आपने लगा लिया, खाद पानी तो देना पड़ता है। सिमिलर ऐसे समझिए ना कि आप क्या करना होता है कि एक छोटा पौधा हमने लिया है, उसको हमने कहीं पे प्लांट किया है, तो छोटा पौधा कैसे लगता है कि पहले वो आपने लगाया, फिर आप उसको खाद पानी देंगे, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जब वो जड़ पकड़ लेगा तो फिर वो वहीं पे रहेगा, वो आपका अपना पौधा होगा। उसको आप काटिए, उसको कलर करिए, जो मनाए करिए, बट हाँ उसको खाद पानी देना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसप्लांट और एक और आजकल टेक्नोलॉजी जो पैच लगाने वाला है, वो और इसमें कुछ क्या लगता है? पैच जो लगता है वो डॉक्टर्स नहीं लगाते हैं, वो सैलून में लगता है। अच्छा। और पैच एक अननेचुरल हेयर है, ह्यूमन हेयर भी आते हैं, बट हम लोग उसको ऐसे बीइंग अ डॉक्टर हम उसे ऐसे कंसीडर करते हैं कि कोई भी, सपोज आपका हेयर
और आप मुझे लगाया, मुझे किसी पर्टिकुलर चीज से सेंसिटिविटी है, तो आपका हेयर खुजली है, नो मैटर कितना भी प्रोसेस्ड होगा, बट वो अननेचुरल है मेरे लिए। वो मे बी नेचुरल था आपके लिए, बट वो मेरे तक आते आते अननेचुरल हो गया ना। और पैच इज वेरी अनकंफर्टेबल। यूरोपियन कंट्रीज में पैच का ट्रेंड है क्योंकि वहाँ ठंड होती है। हमारे इंडिया में हमें गर्मी भी झेलनी होती है, मॉइस्चर वाला जो आजकल का वेदर है वो भी होता है, तो पैच बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है। आप सोचिए आप ने टाइट जैकेट पहनी हुई है पूरा टाइम, सेम वैसी ही फीलिंग देता है आपको। अच्छा, कहते हैं कि एक बाल की कीमत तुम क्या जानो चुन्नू बाबू, 10 रुपए 20 रुपए एक बाल की। और बहुत सी ऐसी पुरानी फिल्में भी देखी हैं जहां पर लोग जमीन जायदाद के लिए अपना बाल गिरवी रख देते थे। तो ये क्या चल रहा है ट्रेंड की 10 रुपए का एक बाल, 20 रुपए का? मतलब ये तो बाल नहीं, वो गुड़िया बुढ़िया के बाल हो गए पिंक वाले। वेल दिस इज ऑल कमर्शियल गिमिक। ये सिर्फ एक आपको अट्रैक्ट करने के लिए और एक फैंसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें हम बोलेंगे कि 10 रुपए का या 20 रुपए का एक हेयर लगा रहे हैं। किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे आप ऐसी मार्केटिंग नहीं देखेंगे। ये वाली मार्केटिंग आपको सिर्फ कमर्शियल सेंटर्स में मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही फैंसी वर्ड है ना, कि अगर आपको कोई कहता है 20 रुपए का एक हेयर, तो क्या आप उसके यहाँ जाके कह सकते हो कि अच्छा मुझे 100 बाल लगा दो, क्योंकि मेरा तो बजट इतना ही है। अच्छा 100 बाल कौन काउंट करेगा? क्या कोई प्रैक्टिकली कर सकता है? मशीन भी नहीं है गिनने की। जब हम 4000 हेयर लगा रहे हैं, तो क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? एक हमें रफ आइडिया लेते हैं, लाइक इतने स्क्वायर इंच में इतने हेयर हैं, वो एक रफ आइडिया होता है, डॉक्टर जिसको एक आइडिया लेता है। तो वो एक सिंपली मार्केटिंग गिमिक है कि 20 रुपए का एक बाल, 10 रुपए का एक बाल, जिससे कि आप अट्रैक्ट हो, आप उस ट्रैप में फंस जाए। तो बचिए इन सब चीजों से। अच्छा, एक बड़ी ये हो सकता है लोग जानते हों, मैं भी शायद पहली बार ही जानूंगा, सुना है थोड़ा बहुत, PRP, GFC, PDRN एंड एक्सोम, एक्सोसोम। तो ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? एक ही मतलब खेती के हैं, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए PRP जो होता है दैट्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड निकालते हैं और उसमें से जो प्लाज्मा होता है जिसमें कि हाई क्वांटिटी में प्लेटलेट्स होती हैं, दैट इज PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो क्या करता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स डेड हो गए हैं उन हेयर फॉलिकल्स को रिवाइव करता है, रिवाइटलाइज करता है और ग्रोथ को इनिशिएट करता है। ये होता है PRP। GFC क्या होता है? GFC में उन्हीं प्लेटलेट्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन करके उनके अंदर के ग्रोथ फैक्टर्स निकाल देते हैं, विच इज लेस इन्फ्लेमेटरी। तो क्या होता है, थोड़ा सा पेनलेस होता है, बट PRP एंड GFC ऑलमोस्ट अ सिमिलर थिंग, बट GFC इज जस्ट अ एडवांस वर्जन ऑफ PRP। अब क्या होता है, जो PDRN है, PDRN क्या होता है, सैल्मन DNA से डिराइव करते हैं, विच मिमिक्स ह्यूमन DNA। तो जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं, ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन है जिस वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये सब उसको खत्म करता है और हेयर ग्रोथ को इनिशिएट करता है। हेयर ग्रोथ या सपोज आपने फेस पे इंजेक्ट किया है, तो ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा, और क्योंकि ये ह्यूमन DNA से मिमिक कर रहा है, और DNA, हमारा DNA क्या कह रहा है, रीजनरेशन, हमारा जो सेल्स है वो रीजनरेट होती हैं। तो ये काम होता है PDRN का। फिर क्या होता है, एक्सोसोम्स कम्स इन पिक्चर। तो एक्सोसोम्स का क्या काम होता है, जैसे ये सारी चीजें सपोज हमने की, बट हमारी बॉडी में क्या है ना, बहुत सारी सेल्स हैं, तो एक सेल दूसरे सेल को मैसेज भेजती है, दूसरी तीसरे को भेजती है, ऐसे कर करके हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अभी हमें इस बॉडी पार्ट पे ये काम करना है। सपोज आई एम टचिंग हेयर, तो मेरी यहाँ की सेल्स है वो इतना फास्ट होता है, जो उनको न्यूरॉन्स आपने सुना होगा, वो सारा सिग्नल ब्रेन में जा रहा है, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ टच है, पेन है, बर्न है, हीट है, व्हाटएवर। तो वो फीलिंग समहाउ वो कॉन्टैक्ट हमारी सेल्स का टूट जाता है, तो उस कॉन्टैक्ट को रिपेयर करने के लिए आते हैं एक्सोसोम, विच एक्ट एज अ मैसेंजर। राइट। आपके पास मतलब पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेस, कभी ऐसे इनसे मुखातिब होना हुआ? कोई लोग आते हैं आपसे मतलब करने? पॉलिटिशियंस बहुत सारे आते हैं, और एक्टर एक्ट्रेसेस अभी तो नहीं, बट एक दो को मैं जानती हूँ जो हमारे लोकल यहाँ के लखनऊ के लोग हैं या यूपी के हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट देती हूँ। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो हमेशा लोगों के मन में आता है, हमने कॉस्मेटिक, एस्थेटिक और ट्रांसप्लांट की सारी चीजों की बात करी, खर्चा कितना आएगा मैडम, ये बताइए। सबसे पहला सवाल यूपी में यही होता है। तो क्या एक ऑन एवरेज बजट होता है इन सब चीजों का? बजट फॉर ट्रांसप्लांट और फॉर स्किन प्रोसीजर दोनों? देखिए, स्किन प्रोसीजर जो हैं हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1500 रुपीज से, एंड दे गोज अप टू 5 लाख 10 लाख ऑल्सो। तो इट्स अ वाइड रेंज
डिपेंड ऑन कैसा क्या डिपेंडिंग चाहते ऑन हैं। कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी अलग है, भाई की अलग है, तो हम सब अलग अलग लोग हैं, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। और सिंस वी आर वर्किंग इन इंडिया तो हम बजट के हिसाब से भी काम करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो ये हम आपको देंगे। अब आप अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, Right. सॉरी आई एम सेइंग नहीं, कोई बात नहीं, बट हाँ। ये हमें फैक्टर फॉलो करना पड़ता है सिंस वी आर वर्किंग इन Right. सच कंट्री। तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या और आपकी रिक्वायरमेंट है तो पर हम कितना डिलीवर कर सकते हैं, और वो डिलीवर होने के बाद आपको एंड रिजल्ट कैसा होगा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, इसके हिसाब से काम करते हैं। Okay. और अगर हेयर की बात करें, हेयर के जो प्रोसीजर्स हैं 2500 से स्टार्ट होते हैं, Okay. जैसे बेसिक पीआरपी, उसके बाद ट्रांसप्लांट 1 लाख 2 लाख तक भी जाता है। Right. तो कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है जिसको हम Depend बोलें, on क्योंकि condition. डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड व्हाट यू वांट। एक आखिरी सवाल और जो आपसे बातचीत करते करते आ गया, जैसे हमने पौधों की बात की या बाल को यहाँ से करके आगे करने की, बट जिनकी भूमि बंजर हो चुकी है, अनुपम खेर हैं, राकेश रोशन जी, ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्होंने बालों पे गांधे तक बना दिए हैं, वो क्या करें? या ऐसे लोग जिनके बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं बाल, उनकी खेती कैसे उगाई जाए? देखिए मोस्टली क्या होता है ना, स्कैल्प में एक ये जो पीछे का पोर्शन मैंने बताया, आप जिनको भी देखेंगे उनके हेयर क्राउन पोर्शन से फ्रंट से खत्म हो जाते हैं, बट एक वो पीछे का बैक एक पट्टी टाइप की आपने देखी होगी वो बनी रहती है। तो उसको कुछ लोग शेव करके पूरा बाल्ड कर देते हैं। बहुत रेयर केस में आपको दिखेगा कि वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे लोग अगर चाहते हैं ट्रांसप्लांट तो उनके बॉडी के दूसरे पार्ट से, लाइक बियर्ड से, चेस्ट से, आर्मपिट से, इन सब एरिया से हम हेयर ले सकते हैं। बट डेफिनेटली वो स्कैल्प हेयर को मिमिक नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और क्वांटिटी ऑफ हेयर बहुत कम होगा। तो उनके लिए आई डोंट थिंक, जो 100% बाल्ड है उसके लिए आई डोंट थिंक हेयर ट्रांसप्लांट इज अ गुड ऑप्शन। उनको पैच ही पहनना। चलिए, ग्रेट, वंडरफुल। एस्थेटिक, कॉस्मेटिक और ये हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई है। डेफिनेटली ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचेगा और उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसको लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर टीना हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और बिल्कुल इस ब्यूटी के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं, सबको सुंदर बनाने का, हम सब अंदर से बाहर से खूबसूरत हों और दुनिया खूबसूरत हो, यही हम सबकी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आप भी इस पॉडकास्ट को देखिए, आप यदि ये खूबसूरती चाहते हैं और आपकी जिंदगी में भी खूबसूरती बरकरार रहे, तो आखिरी में हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, कमेंट कीजिए, और आपके पास भी यदि कोई सवाल है इस फील्ड से रिलेटेड, आप भेज सकते हैं। हम डेफिनेटली डॉक्टर टीना तक पहुंचाएंगे, या आप उन तक पहुंच सकते हैं आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से। देखते रहिए NFA डिजिटल। मेरा नाम है RJ पुनीत। थैंक यू सो मच।